401 से देखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या कह रहा है कि ट्रांजिस्टर हैज अ करंट गेन ऑफ 0.99, ये अल्फा डीसी है करंट गेन इन द कॉमन बेस मोड। ओके, इट्स करंट गेन इन द कॉमन कलेक्टर मोड। इसका करंट गेन कॉमन कलेक्टर मोड में क्या होगा आपको ये बताना है। ओके, ये तो बीटा डीसी हो गया, ये हमें देखना है। तो बीटा इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो बीटा आ गया 99। अब कॉमन कलेक्टर मोड में जो यही गेन है वो एक्चुअली में गामा कहलाता है, मतलब यही जो गेन है ये आपका कॉमन कलेक्टर मोड में गामा कहलाता है। और कॉमन कलेक्टर मोड में गामा इज 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो हम इससे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, वो डायरेक्ट यहीं से निकला था। ठीक है, 1/1 माइनस अल्फा से। ये जो अल्फा आपका किसमें कॉमन बेस मोड में अल्फा है, और कॉमन कलेक्टर मोड में वही आपका 1/1 माइनस अल्फा हो जाता है, जिसको हम गामा कहते हैं। ओके, ये हो गया। इन फिर आता है इन बीजेटी द बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस। बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस कितना होता है, 100 ओम होता है, तो ये याद रखने वाली बात है। ओके, ये याद रखेंगे, बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस बीजेटी में 100 ओम। उसके बाद आता है क्वेश्चन लीकेज करंट इन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज इन द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पेयर। लीकेज करंट जो होती है सिलिकॉन में वो नैनो एम्पेयर में होती है, मतलब काफी कम होती है। जर्मेनियम में वो माइक्रो में हो जाती है, थोड़ी सी सुधर जाती है। ओके, ये हो गया। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर एमिटर फॉलोअर, तो ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, कॉमन कलेक्टर। फिर आता है कि इफ फॉर अ सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर द बेस टू एमिटर वोल्टेज इज इतना वीबी, द कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बीसीबी इज 0.2, द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन द, ये किस में ऑपरेट कर रहा है, नॉर्मल एक्टिव मोड में ऑपरेट कर रहा है आपका। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा एमिटर बेस और कलेक्टर। तो वी बीई की जो बात कर रहे हैं, वी बीई 0.7 है, ये कुछ इस तरीके से है। आपको चेक करना पड़ेगा ये कौन से बाइसिंग में है, और इसको चेक करना पड़ेगा ये कौन से बैंक में, ये वी सी बी है, सी पहले है, वी सी माइनस वी बी, तो सी पॉजिटिव है और वो इस तरीके से है, ये 0.2 है, ये पॉजिटिव इधर है, इसका नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। ओके, ये नेगेटिव है। और ये आप कौन सा ट्रांजिस्टर है, अच्छा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, वो दे ही रखा है, ये दे रखा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, अब आपको देखना एन नेगेटिव से जुड़ा है, पी पॉजिटिव से, दिस इज फॉरवर्ड बायस। एन पॉजिटिव से ये रिवर्स बायस, तो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, सिंपल सा जो आपका केस होता है। ठीक है, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, आपका नॉर्मल केस हो गया, क्या नॉर्मल एक्टिव मोड, दोनों फॉरवर्ड तो सैचुरेशन मोड, दो और दोनों रिवर्स तो कट ऑफ मोड, और इसका उल्टा ये रिवर्स और वो फॉरवर्ड तो इनवर्स एक्टिव। ठीक है, तो ये इजी था, आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। ओके, बाकी इन्होंने जो सॉल्यूशन किया इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या बात आती है, एन एनपीएन ट्रांजिस्टर हैज अ बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा 1 मेगाहर्ट्ज एंड कॉमन एमिटर शॉर्ट सर्किट लो फ्रीक्वेंसी करंट गेन ऑफ बीटा नॉट 200, इट्स यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी एफ आर एंड द अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ आर और आपका एफ अल्फा ये कितनी होंगी, तो एफ टी की अगर बात करें तो एफ बीटा इंटू बीटा के इक्वल होती है। ओके, तो 1 इंटू 200 तो 200 मेगाहर्ट्ज आ गई। एफ टी बोला या फिर एफ आर बोलो, इसको इसको एफ आर बोलो, तो एफ बीटा है जो है आपका बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू जो गेन है फ्रीक्वेंसी करंट गेन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ आर आ जाएगा, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। ये जो 200 हर्ट्ज आ गई पहले। और एफ अल्फा क्या होगा, एफ आर अपॉन अल्फा। ठीक है, एफ अल्फा इज एफ आर अपॉन अल्फा, और वहां पे एफ आर क्या है, एफ बी अपॉन बीटा, मतलब यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं, एफ बीटा इज एफ आर अपॉन बीटा। तो ये जो एफ बीटा यहाँ से निकला, एफ अल्फा यहाँ से निकला, दोनों जो है वो इक्वल टू एफ आर के इक्वल है अपॉन अल्फा या फिर अपॉन बीटा, दोनों का फॉर्मूला लगभग एक जैसा है। तो ये अपॉन अल्फा करके अल्फा ये है, तो ये हमारा सॉल्व हो कितना आ गया, 201 मेगाहर्ट्ज आ गया। अब इसके लिए हमें अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा इज बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो ये क्या हो गया 200 अपॉन 201, तो ये कितना 0.99 यहीं से निकला, ये जो 200 है बीटा, इसी से अल्फा भी निकालना है, तो ये आ गया 200 और 201, आपका ए आंसर आ गया। उसके बाद आता है कि ट्रू कौन सा, बीजेटी के बारे में स्टेटमेंट ट्रू क्या है, इसमें ये हमें बताना है। तो कट ऑफ मोड ऑपरेशन की बात करें, इफ द एमिटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, ओके, एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, कट ऑफ मोड, चारों में कट ऑफ मोड पूछना चाह रहा है मोड, तो यहाँ पे ठीक होगा, जैसे मैंने अभी बताया दिया था कि दोनों अगर रिवर्स बायस होंगे ये जो जंक्शन है तो कट ऑफ मोड होगा। उसके बाद यहाँ पे 408 में कि एन एनपीएन बाइपोलर ट्रांजिस्टर विद द करंट गेन ऑफ 100 इज बायस इन सैचुरेशन मोड में उसको बायस कर दिया, मतलब बेस करंट इज इंक्रीज बाय डेल्टा बी, अगर उसको डेल्टा बी से बढ़ा दिया तो जो डेल्टा आईसी होगा वो अभी भी कम ही होगा 100 डेल्टा आईपी के, मतलब जो डेल्टा आईपी जितने से उसको बढ़ाया है ना उसका 100 गुना भी अगर आप कर दो, ये जो करंट गेन का ये है इसका टर्म नंबर
तो भी वो आपका उससे कम ही होगा डेल्टा आई सी। कुल मिला के मतलब डेल्टा आई बी जो है उसमें 100 गुना आप बढ़ाओ फिर भी आपका डेल्टा आई सी उससे कम होगा। तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद आता है बीजेटी इनवर्स एक्टिव में कब होगा, जब आपका पहला वाला जो है ईबी जंक्शन वो रिवर्स वाइस हो और सीबी जंक्शन वो फॉरवर्ड वाइस होती है, इनवर्स एक्टिव होगा। ये भी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 409 की, द वोल्टेज गेन ऑफ अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके कलेक्टर बेस करंट के। ओके, आई बी सी या सी बी, ओके, ये कलेक्टर बेस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका ये, ठीक है, वोल्टेज गेन आई सी बी वोल्टेज गेन। ओके, उसके बाद ये था किसका, कॉमन एमिटर का। फिर आता है कि एमिटर फॉलोअर सर्किट एज अ गेन वोल्टेज गेन दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। एमिटर फॉलोअर सर्किट का क्या होगा, देखो आइडियली केस में तो इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1 का ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे, और वैसे देखेंगे प्रैक्टिकली केस में तो 1 से कम ही होगा थोड़ा सा। तो एमिटर फॉलोअर सर्किट जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में बनता है ओके, तो वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है और वहाँ पे वोल्टेज जो वी आई होता है आपका, वी आई और वी ओ लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। जो इनपुट में दोगे वही आपका आउटपुट में मिलेगा। इसी को एमिटर फॉलोअर कहते हैं। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन करंट ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर होती है। उसके बाद वापस आते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी फैक्टर की बात कर रहा है। For thermal stability of a tensor, the value of stability factor S is very important. This stability factor is given by, तो ये S किसके इक्वल होता है ये हमें बताना है। तो S इज इक्वल टू डेल आई सी अपॉन डेल आई सी ओ, ठीक है। एक तो आई सी है, एक आपका कलेक्टर ओपन करके हो जाता है, ओके। तो ये है S इज डेल आई सी अपॉन डेल आई सी ओ, तो ये याद रखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पे आता है कि क्या सही है, यहाँ पे वही बात आ रही है कि पी टाइप का आंसर आप प्रेफर्ड होगा, एन टाइप तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एन टाइप को प्रेफर करेंगे पी टाइप में, वो भी क्यों, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल से। उसके बाद आगे आते हैं, इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द नॉर्मल बाइस विद द विद नॉर्मल बाइस द एमिटर जंक्शन ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस। अगर नॉर्मल बाइसिंग में उसको करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को, ठीक है, कैसा है पीएनपी, ये है नॉर्मल बाइसिंग में इसको करते हैं तो क्या होगा, द एमिटर जंक्शन जो होगा इधर वाला ये आपका लो रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा। फिर इधर आते हैं कि ट्रांजिस्टर टेस्टर की बात करें ना। ट्रांजिस्टर टेस्टर, ट्रांजिस्टर अंडर टेस्ट, टेस्ट के अंदर एक ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है कि पहले आ चुका है कि ये किसका फिगर है। तो ये एरो को देखो, ये पी टू एन जाता है, ये पी टू एन जाता है, मतलब ये पी होगा, ये एन होगा, ये एन होगा, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया आपका ये। फिर बीच में कुछ तो बचा नहीं कुछ नहीं बचा है। उसके बाद इधर आता है कि इन ट्रांजिस्टर टेस्टर, फिर से ट्रांजिस्टर टेस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर इज टेस्टेड एंड नो साउंड इज प्रोड्यूस बाय द टेस्टर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है टेस्टर से, इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर ओपन है। ओके, ट्रांजिस्टर ओपन है तो फिर वर्क कहाँ से करेगा, करंट कहाँ से फ्लो होगी, फिर वो साउंड तभी वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये ट्रांजिस्टर टेस्टर की बात हो रही है। फिर आता है ट्रांजिस्टर हैज एमिटर बेस, ठीक है, कलेक्टर, तीनों चीजें हैं। ये इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द इलेक्ट्रॉन फ्लो इनटू द ट्रांजिस्टर एट, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर उसने कह दिया पीएनपी, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ पे होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इसमें जाएगा, ओके, और होल्स होल्स इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, पहली बात। तो ये चीज हो गई। एक तो आपका बेस से इसमें जा रहा है एमिटर में इलेक्ट्रॉन, तो यही हो गया 2 and 3, ठीक है। बेस से एमिटर में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 and 3, ओके। फिर ये फिर से आ गया, क्या आ गया, बीटा आ गया, करंट गेन इन द कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर के अंदर जो करंट गेन होता है वो आपका बीटा होता है। बीटा किसके इक्वल हो गया, आईसी अपॉन आईबी, ये तो देख ही चुके हैं, तो आईसी अपॉन आईबी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं पहले 424 की ना बीजेटी सर्किट ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस बाय एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक पीएनपी को उठा के उसको एनपीएन से बदल दिया, ओके, टू एनालाइज द न्यू सर्किट। अब न्यू सर्किट को एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस ऑल द कैलकुलेटेड वोल्टेज एंड करंट्स बाय रिवर्स वैल्यूज। तो सारे के सारे जो कैलकुलेटेड वोल्टेज करंट है उनको उनकी रिवर्स वैल्यू से बदलो। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहाँ पे पी को एन से बदल दिया तो उनकी वोल्टेज और करंट वैल्यूज को भी आप रिवर्स वैल्यूज से उनके चेंज करो, ओके। उसके बाद क्वेश्चन आता है 422, ऑफ द 3 बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन सीबी, सी एंड सीसी, और
यहाँ पे मतलब ये दे दिया है, उसके बाद सीधे ऑप्शन में चीजें उसने बोली है कि सीबी डज नॉट हैव अ मिलर इफेक्ट। तो जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके पास मिलर इफेक्ट नहीं होता है, हैज हायर बैंडविड्थ, और उसकी बैंडविड्थ भी हायर होती है, ठीक है, बैंडविड्थ हायर होगी किसकी, कॉमन बेस की। ओके, तो इसमें मिलर इफेक्ट नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही है हमारा। बाकी दोनों में मिलर इफेक्ट होता है, ठीक है, एक चीज होती है मिलर इफेक्ट, बाकी जो कॉमन कलेक्टर है और कॉमन एमिटर है दोनों में मिलर इफेक्ट होता है। ओके, मिलर इफेक्ट कॉमन एमिटर में पाया जाता है और कॉमन कलेक्टर में नहीं पाया जाता, बट कॉमन कलेक्टर की बैंडविड्थ हाई नहीं होती, तो इस हिसाब से आपका सब कुछ जोड़ तोड़ करके ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद पहले देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द फैब्रिकेशन ऑफ अ मोनोलिथिक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो क्या करेक्ट सीक्वेंस है, तो सबसे पहले आप एपी लेयर फॉर्मेशन करो, 4 3 2 4 करेक्ट सीक्वेंस है, फिर बरीड लेयर फॉर्मेशन करो, उसके बाद बेस का डिफ्यूजन करो और आखिरी में एमिटर का डिफ्यूजन करो। तो पहले फॉर्मेशन है फिर डिफ्यूजन है, फॉर्मेशन में भी पहले एपी लेयर है फिर बरीड लेयर है और फिर बेस है फिर एमिटर है आखिरी में। ये हो गया फैब्रिकेशन ऑफ अ मोनोलिथिक बीजेटी। उसके बाद बात कर रहा है कि फेज शिफ्ट आपका कहाँ होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरा आपका कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के अंदर पूरा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है, जब इनपुट में दे रहे हो आउटपुट में उसका शिफ्टेड वर्जन आपको मिलता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन 425 है कि इन द कॉमन एमिटर, ठीक है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट, इफ द करंट गेन इज 100 एंड द कलेक्टर करंट इज इतना, बेस करंट कितनी होगी, बेस करंट इज आईसी अपॉन बीटा, तो आई बी इज आईसी अपॉन बीटा, ये आईसी है ये बीटा है, सॉल्व होके 100 माइक्रो एम्पेयर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 427, फॉर अ ट्रांजिस्टर टू एक्ट एज अ करंट एम्पलीफायर, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रांजिस्टर के लिए करंट एम्पलीफायर की तरह काम अगर करना है तो वोल्टेज एम्पलीफायर वाला हम केस देख रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, इट्स एमिटर बेस, उसका जो एमिटर बेस जंक्शन है फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये एम्पलीफायर पे उसने सीमित कर दिया कि ये जो एमिटर बेस जंक्शन है इसको तो आप फॉरवर्ड बायस कर दो, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस कर दो और इसको रिवर्स बायस कर दो। ये कहाँ होगा, ये ऑब्वियसली बात है एक्टिव रीजन जो होता है उसका एम्पलीफायर वाला रीजन, उसमें यही चीज करी जाती है। उसके बाद इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर का नॉर्मली अगर बात करें तो इनपुट इम्पीडेंस कम होता है, ठीक है। एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की अगर बात करें तो उसका आउटपुट इम्पीडेंस लो होगा बट उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होगा। देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, यहाँ से टेबल शुरू होती है, यहाँ इनपुट है या आउटपुट है, तो यहाँ पे सबसे पहले लो चीज है, उसके बाद ये हाई है इसका आउटपुट, और यहाँ इसका कॉमन कलेक्टर का इनपुट हाई है और आउटपुट लो है, तो हैज लो आउटपुट इम्पीडेंस और हाई इनपुट इम्पीडेंस कॉमन कलेक्टर का, ठीक है, यही चीज लिखी हुई है। ये इन्होंने फिर से टेबल को यहाँ पे ये कर दिया, जैसा मैंने बताया कि टेबल यहाँ से शुरू होती है तो यहीं पे सबसे लो वैल्यू है, इसके नीचे हाई, इसका उल्टा यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो। ओके, और यहाँ पे इसी के जैसा कॉमन एमिटर बेस की तरह ही होता है, यहाँ पे लो यहाँ पे हाई, बट यहाँ पे काफी हाई है, मतलब ये एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ICBO इन अ टेंसर कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग, तो ICBO है, ओके, कलेक्टर करंट बेस ओपन विद बेस ओपन, ICBO जो करंट है उसको कैसे घटा सकते हैं। ओके, तो क्या घटा सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर को घटा दो तो आपका ICBO भी घट जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो ICBO भी आपका घट जाएगा। उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, ये टॉपिक है, तो अब इस टॉपिक में देखेंगे क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू इंक्रीज बैंडविड्थ, ओके, द डिस्ट्रीब्यूटेड एम्पलीफायर यूटिलाइजेस, तो बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटेड एम्पलीफायर है वो क्या यूटिलाइज करता है वो हमें बताना है, यूटिलाइजेस ट्यून सर्किट, ठीक है, बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए ट्यून सर्किट इस्तेमाल करना चाहिए। सॉरी, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियरिटी इन एक्टिव डिवाइस, जो एक्टिव डिवाइस है उसके अंदर नॉन लीनियरिटी होने की वजह से हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आ जाता है एम्पलीफायर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन भी ठीक है ना, प्रॉपर्ली बायस एम्पियर ट्रांजिस्टर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमिटर, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से निकल के कहाँ चले आते हैं, कलेक्टर में चले आते हैं थ्रू द बेस, ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ऑफ बीजेटी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फॉर ट्रांजिस्टर ऑपरेशन इन एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में क्या करने के लिए, ठीक है, वही वाला हो गया आपका ये एम्पलीफायर रीजन वाला, आपका पहला जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, दूसरा रिवर्स बायस, तो ये एमिटर बेस डायोड जो फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर आपका रिवर्स बायस होगा।
उसके बाद नेक्स्ट आता है कि करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। ये भी इजी क्वेश्चन है। IB इज आपका IC अपॉन IB। बाकी ये अलग अलग इन्होंने इसको कर दिया VCC अपॉन RB करके, इसका कोई जरूरत नहीं है इतना। उसके बाद आता है बेस वाइज एसोसिएटेड विद। बेस वाइज किससे एसोसिएटेड है? आपका स्विचिंग सर्किट से एसोसिएटेड है। ओके, जैसे ऊपर था बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए ट्यून सर्किट चाहिए, ऐसे स्विचिंग सर्किट से एसोसिएटेड है। उसके बाद इधर आता है कि अल्फा ऑफ अ ट्रांजिस्टर शुड बी। एक ट्रांजिस्टर का अल्फा कितना होना चाहिए? अल्फा इज IC अपॉन IE। तो अल्फा आपका काफी कम होता है। देखो हमेशा याद रखेंगे अल्फा काफी कम होता है। क्यों? अल्फा क्या है? IE IC इन टर्म्स ऑफ आपका IE है। अब IC तो IE के सामने बहुत छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। IB और IC को मिला के ये दोनों बन रहे हैं। छोटा है, पर कितना छोटा है? 0.99, ये 99% बोल सकते हैं कि केवल 1% IB है और 99% आपका IC है। तो IC इज इक्वल टू 0.99 इंटू IE, उसका मतलब 99वां भाग। ओके, तो अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर शुड बी 0.99। फिर बेस बाय स्विचिंग सर्किट देख लिया। फिर आता है कैपेसिटर दैट प्रोड्यूसेस एन AC ग्राउंड इज कॉल्ड अ बाईपास कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जो एक AC ग्राउंड को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, वो बाईपास कैपेसिटर है। फिर आता है द एमिटर इज एट AC ग्राउंड। एक एमिटर अगर AC ग्राउंड पे है तो ये कॉमन एमिटर स्टेज होगी, ठीक है। जो AC ग्राउंड पे है वही वाली कॉमन वाली स्टेज होगी, कॉमन एमिटर स्टेज हो गई। उसके बाद आता है बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। 436 की बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर कैन एक्ससीड। बीटा आपका किसको ज्यादा, मतलब किससे ज्यादा हो सकता है? तो आपका 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बीटा की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, बिग वैल्यू बीटा से, बी से बीटा, बी से अल्फा की वैल्यू आपकी लेस ही रहेगी, ठीक है। 0.99 या उससे कम, 0.98 या कुछ इस तरीके से 0.90। ओके, ये याद रखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यूज की बात अगर हो रही है तो। फिर आता है 437 कि a transistor is said to be in a quiescent stage when। ट्रांजिस्टर को कहेंगे कि क्विसेंट स्टेज में कब है? जब नो सिग्नल आर अप्लाइंग टू द इनपुट। कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं है ट्रांजिस्टर में, तभी वो क्विसेंट स्टेज में होगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द अनबाईपास्ड एमिटर रेजिस्टेंस। जैसे ऊपर बाईपास कैपेसिटर था, जब इसी ग्राउंड से जोड़ दिया था। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि अनबाईपास्ड एमिटर रेजिस्टेंस क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। अनबाईपास्ड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में अनबाईपास्ड एमिटर रेजिस्टेंस क्या प्रोवाइड करता है? तो आपका करंट सीरीज फीडबैक प्रोवाइड करता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनबाईपास्ड आपका अनबाईपास्ड एमिटर रेजिस्टेंस आपका करंट और सीरीज फीडबैक प्रोवाइड करता है। चलो ये तो हो गया। उसके आगे देखते हैं। अब कुछ ये थोड़ी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है ज्यादा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कुल मिला के, अभी ये चल रहा है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आएगा 480 से। ओके, इसको देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या कह रहा है? अल्फा दिया है आपको, IE दिया है, ICO दिया है, और देन ICEO पूछ रहा है। ओके, IC एमिटर ओपन विद एमिटर ओपन ये दिया है। एक ICO है, ICEO पूछ रहा है। तो ये हमें ग्रीन में गिवन है तीनों चीजें। ISRO का क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो बीटा निकालेंगे। बीटा इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो बीटा निकलाया 199। तो चलो बीटा निकल आया। बीटा निकालने के बाद IE निकाला। IE किसके इक्वल हो गया आपका? नॉर्मली आपका IC के इक्वल होता है प्लस IB के इक्वल होता है। बट यहाँ पे क्या देखेंगे? आपका IC दो भाग में बढ़ गया। तो दो हमारा क्या हो गया? एक तो अल्फा और IE हो गया कि IC ही अल्फा IE के इक्वल है। दूसरा ICO, तो ये दो चीज हो गई। ये IC आपका दो चीजों में बढ़ गया, तो ये तीन टर्म हो गए, ये तीन टर्म हो गए। तो IE वैल्यू लगाई जो गिवन है। ओके, ये हमने अल्फा लगाया और फिर से IE लगा दिया, ICO लगा दिया, IB हमने निकाला। IB लगभग हमें पता चल गया कि यहाँ से 0 है। तो IE IC प्लस IB, तो IE लगभग लगभग आपका IC के इक्वल हो गया। तो IC यहाँ से पता चल गया कि जो IE है उसी को आप IC मान लो। ये तो एक नॉर्मल केस में होता ही होता है। उसके बाद IC इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB, या अगर बोले तो IC इज बीटा IB। तो बीटा तो हमें पता नहीं है, तो उसकी जगह अल्फा पर 1 माइनस अल्फा लगाया। प्लस IC के दो हमने चीज निकाली थी ना। दूसरा क्या था? ICO। तो ICO किसके इक्वल है? ICBO और अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ से क्या निकल के आई चीज?
कि आई सी ओ इज आपका किसके इक्वल है, गामा और आई सी बी ओ। ठीक है, गामा क्या है, गामा इज 1/1 माइनस अल्फा। ओके, यही गामा होता है। तो ये आई सी आपने जो निकाली है, दो चीजों का सम आ गया, एक बीटा ए बी और एक ये। तो इसमें आई सी बी ओ क्या है, आई सी इंटू 1/अल्फा, 1 माइनस अल्फा। मतलब आई सी बी ओ क्या निकला, आई सी में अगर हम इस 1 माइनस अल्फा को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो आई सी बी ओ निकाल लो। आई सी आपने आई ई के इक्वल लिखा, अल्फा आपको पता है तो सॉल्व करके 0.5 मिली एम्पेयर आ गया। यहाँ से आई सी ई ओ निकालेंगे, तो आई सी ई ओ किसके इक्वल होता है, 1 प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ। ये मतलब फॉर्मूले पे फॉर्मूले हैं। तो आई सी ई ओ की अगर बात करें, आई सी ई ओ, तो ये आपका 1 प्लस बीटा और आई सी बी ओ हो जाएगा। तो इसमें 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी 0.5 मिली एम्पेयर में 100 आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपका इतना दे देगा। ओके, 100 माइक्रो एम्पेयर बना देगा इसको। ये सॉरी 200 करो, 200 1 प्लस, ठीक है, 198 200, तो ये आपका 100 माइक्रो एम्पियर फाइनली इसने बना के दिया। अब यहाँ पे कौन किसके इक्वल है वो सब पता होना चाहिए। पहले तो आई ई, आई सी और आई बी के इक्वल है। आई सी के दो पार्ट है, एक तो अल्फा आई ए जो नॉर्मल पार्ट होता ही है, एक आई सी ओ। ठीक है, आई सी ओ के भी इक्वल है। अब यहाँ से क्या निकाला हमने कि आई सी किसके इक्वल है, वही दो ऊपर लिखा था, तो बीटा आई बी के इक्वल हो गया। एक तो या तो आप अल्फा आई लिख लो या फिर बीटा आई बी लिख लो, दोनों एक ही बात है। ओके, दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, मतलब दोनों आईसी के फॉर्मूले हैं। प्लस यहाँ पे आईसीओ लिखा था, अब इसी आईसीओ को हमने क्या कर दिया, इसी को हमने आईसीबीओ करके लिखा और 1/1 माइनस अल्फा लिख दिया। यही आईसीओ इज गामा आईसीबीओ हो गया, तो अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये आया, इसे सॉल्व किया हमने। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, आईसी निकालेंगे, मतलब आईसी तो पता ही, आईसीबीओ निकालेंगे। आईसीबीओ इज आपका 1 माइनस अल्फा इंटू आई सी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लगाया है ये वाला ग्रीन में, आई सी बी ओ इज आई सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो आई सी बी ओ निकाला अभी तो हमने, अब उस आई सी बी ओ को भी यूज करके आई सी ई ओ निकालेंगे, जो हमें आई सी ई ओ एमिटर ओपन निकालना है। फॉर्मूले में आई सी ई ओ पूछा है, तो आई सी ई ओ इज 1 प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ। ओके, उसके बाद इधर आता है कि नॉइज फैक्टर से नॉइज फिगर से नॉइज टेम्परेचर। पहले नॉइज फैक्टर का यूज किया तो नॉइज फिगर पे पहुंचे, नॉइज फिगर से नॉइज टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। यहाँ पे क्या है कि अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर डिग्री केल्विन ऑफ एम्पलीफायर विद नॉइज फैक्टर ऑफ 10.4 इज, तो 10.4 नॉइज फैक्टर दे दिया। नॉइज फैक्टर से नॉइज फिगर क्या होगा, 10 लॉग। ठीक है, 10 लॉग इतना नॉइज फैक्टर। ठीक है, ये क्या होगा, 10 ऑफ लॉग ऑफ नॉइज फैक्टर, और इससे डीबी निकल आएगा आपका। यह आपका क्या है, नॉइज फिगर है, ये नॉइज फिगर है, ये फैक्टर है। तो 10 लॉग 1.04 किया, जिसमें सॉल्व करके इतना आया। अब यहाँ पे नॉइज टेम्परेचर का फॉर्मूला है 290 इंटू 10 की पावर आपका नॉइज फैक्टर अपॉन 10 और -1, ये फॉर्मूला है। तो कुल मिला के ये, और ये जो 0.17 है, ये 0.017 बन गया, जो 10 की पावर 0.017 -1 और इंटू 290, ये सॉल्व होकर करीब करीब 11.6 दे दिया। ओके, इसके लिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए नॉइज टेम्परेचर का, 290 इंटू 10 की पावर नॉइज फिगर अपॉन 10 -1। तो यहाँ तो डायरेक्ट याद रख लेंगे कि 10.4 से इसके करीब वाली वैल्यू ही बन रही है आंसर में, अगर इस क्वेश्चन रिपीट करता है तो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है, लेट बीटा विद शॉर्ट सर्किट कॉमन एमिटर करंट गेन। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कॉमन एमिटर करंट गेन ऑफ अ बीजेटी बायस्ड इन नॉर्मल एक्टिव मोड, लेट आईसी विद कलेक्टर करंट इज दिस बीटा। ओके, तो क्या ये बीटा क्या है, यह बीटा है इनिशियली एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आईसी। ठीक है, विच रीचेज अ प्लेट्यू एंड देन डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग आईसी। मतलब ये क्या है, बीटा पहले अगर आईसी बढ़ रही है तो बीटा भी बढ़ेगा, फिर आईसी और बढ़ेगी तो बीटा प्लेट्यू को रीच करके फिर घट जाएगा। कह सकते हैं कि ये आईसी, आईसी तो बढ़ रही है, बीटा ये है, बीटा पहले बढ़ेगा 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 और फिर आपका घट जाएगा। ये रिलेशन है बीटा और आईसी का, कुल मिला के ये रिलेशन है बीटा और आईसी का, रिलेशन बिटवीन आपका बीटा और आईसी। ओके, एक दो न्यूमेरिकल्स को लीव भी कर देंगे जो जरूरी नहीं होंगे ज़्यादा। उसके बाद ये तो यही क्वेश्चन था, ये इसका डायग्राम है, ये आपका ऐसे ऐसे बढ़ रहा है बीटा, फिर ये आइडियल मतलब हो गया, प्लेटो को रीच करके फिर ये घट जाएगा। ओके, इधर लॉग बीटा भी लॉग में लिया, आईसी भी लॉग में लिया ग्राफ को बनाने के लिए। फिर इधर आता है कि बीटा हैज अल्फा 0.99 आई बी है और आई सी बी ओ दिया है।
नैनो एम्पियर में। द कलेक्टर करंट पूछा, आईसी पूछा है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या लगाया, वही चीज देखो लगाते हैं। आईसी किसके इक्वल हो गया, बीटा इंटू आई बी, पहला चीज, प्लस दो चीजें हैं, आईसी इज बीटा इंटू आई बी प्लस बीटा प्लस वन इंटू आई सी बी ओ। यही चीज देखो यहाँ करी थी, ये आई सी ई ओ, जैसे यहाँ तो आई सी ई ओ था, तो इसमें ये दो, एक तो ये इसके इक्वल है, मतलब कुल मिला के ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, बीटा इंटू आई बी, नॉर्मली जो आपका आई सी होता ही है, प्लस ये जो टर्म है बीटा प्लस वन इंटू आई सी बी ओ, ये क्या है, आई सी ई ओ है। तो कुल मिला के आई सी किसके इक्वल है, आपका जो आई सी नॉर्मल होता है प्लस आई सी ई ओ के इक्वल होता है। ये आईसी तो नॉर्मल है ही आपका, ये आईसीईओ हो रहा है। देखो यहाँ अगर देखें इस वाले क्वेश्चन में इधर, तो आईसीईओ इज वन प्लस बीटा इंटू आईसीबीओ, यही इनने यहाँ पे लगाया है। बीटा से हमने अल्फा की मदद से बीटा निकाल लिया, अल्फा गिवन है 0.99 से बीटा निकाला 99, अब हमने लगा दिया। देखो मैं हाईलाइट करूंगा, आईसी इज इक्वल टू 99 इंटू आई बी हमें पता है 25 माइक्रो एम्पेयर, और प्लस आपका बीटा प्लस वन मतलब 100, 99 प्लस वन 100 इंटू आई सी बी ओ। दोनों वैल्यूज जो है, एक में आप अल्फा से बीटा निकालो, एक में उसी बीटा को बीटा प्लस वन कर लो, बाकी इन्हीं दोनों वैल्यूज में मल्टीप्लाई करके सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2.5 मिली एम्पियर। ओके, इस तरीके से आईसी निकाला है, आईसी इज बीटा आई बी प्लस बीटा वन प्लस बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। उसके बाद इधर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बी बेस ओपन इज ग्रेटर देन एमिटर ओपन, तो ये जो वैल्यू है बी, ठीक है, ये बीटा बोल सकते हैं या कुछ भी, बी सी बी ओ मतलब बेस ओपन और इसमें एमिटर ओपन, तो इसमें बस इतना याद रखना है कि बेस ओपन इज ग्रेटर देन एमिटर ओपन। ओके, बेस ओपन को जो कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है एमिटर ओपन से। अभी क्वेश्चन तो लेंथी है काफी। ओके, इसको लीव करते हैं, मतलब ये सॉल्यूशन, ये नेटवर्क का क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, डायग्राम इसमें गायब कर दिया क्वेश्चन से, आंसर में डायरेक्ट दिया है। ओके, इसको लीव करते हैं 448 को। 452 पे आते हैं कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस किसकी है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एच आई जो आपका हाइब्रिड पैरामीटर है, एच आई की जो आपकी यूनिट है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, मतलब एच आई ऑब्वियसली वी अपॉन आई के इक्वल होगा, कुछ कुछ इस तरीके से होगा। ओके, एच आई आपका हाइब्रिड पैरामीटर जो है। उसके बाद आता है कि फेज रिवर्सल, आपका ये हमने पहले ही पढ़ लिया, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में आपका फेज रिवर्सल पूरा हो जाता है 180 डिग्री का। उसके बाद आता है द अर्ली इफेक्ट इन बीजेटी 449 इज मॉडल्ड बाय द स्मॉल सिग्नल पैरामीटर। तो अर्ली इफेक्ट किस पैरामीटर से मॉडल होता है, तो आपका आर और पाई जो होता है उससे आपका इफेक्ट होता है, मॉडल होता है अर्ली इफेक्ट। उसके बाद आता है 454 में इम्प्रॉपर बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट लीड्स टू, अगर बाइसिंग जो कर रहे हैं इम्प्रॉपर कर रहे हैं तो उससे डिस्टॉर्शन हो जाएगा आउटपुट सिग्नल में। ओके, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि बाइसिंग सॉरी आपको सही तरीके से करनी है, अगर बाइसिंग गलत करेंगे तो आपका डिस्टॉर्शन आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आई ई दिया है, अल्फा दिया है, आई सी पूछा है, अल्फा इज आई सी अपॉन आई, तो यहाँ तो बहुत डायरेक्ट आपका निकल आएगा 7.9, ठीक है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट आपका निकल आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में, ठीक है, तो वोल्टेज गेन है वो यूनिटी से अधिक नहीं हो सकती, तो ये चीज हमने देखी है कि कॉमन कलेक्टर ही आपका क्या होता है, एमिटर फॉलोअर होता है। एमिटर फॉलोअर में हमने क्या देखा था, वोल्टेज गेन लेस देन वन होगा या इक्वल होगा। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पे ठीक हो गया। उसके बाद इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 455 में कि आपको बीटा दिया है, आई बी दी है, दो चीजें दी है, तो ये क्या है, डेल्टा आई सी इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा आई बी, मतलब यहाँ पे हमने चेंज लगा दिया कि डेल्टा डेल्टा आई सी निकालेंगे तो 250 आ गया, इस आई बी और बीटा को मल्टीप्लाई करके, और हमने कुछ नहीं किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, 50 50 250 आ गया। और आई ई क्या होगा, आई ई आपका आई बी प्लस आई सी होगा, तो उसी में आई सी को जोड़ दो, उसी में आई बी को जोड़ दो, तो 250 और 5 ये 250 मिली एम्पियर है, ये तो इजी क्वेश्चन था, 250 मिली एम्पियर और 5 255 मिली एम्पियर हो जाएगा आपका, आई ई पूछा है। ओके, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कैरेक्टराइज बाय सिंगल फेज रिवर्सल, ठीक है, ये फिर से वही क्वेश्चन है, फेज रिवर्सल से होता है, मतलब इसके अंदर होता है। फिर बात आती है कि एन आइडियल एमीटर के पास क्या होता है, ठीक है, एक आइडियल एमीटर के पास जीरो रेजिस्टेंस होता है, जबकि एक आपका एक करंट सोर्स के पास इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, आइडियल अगर वैल्यू है तो। फिर बात करते हैं इफ एमिटर बाईपास कैपेसिटर इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज रिमूव्ड, अगर ये एमिटर बाईपास कैपेसिटर जो है कॉमन एम्पलीफायर एमिटर में इसको हटा दिया तो वोल्टेज गेन भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एमिटर बाईपास कैपेसिटर जो है तो ये आपका इंपॉर्टेंट है वोल्टेज गेन को बनाए रखने के लिए, अगर एमिटर बाईपास कैपेसिटर को हटा देंगे तो वोल्टेज गेन कम हो जाएगा।
उसके बाद ये आता है कि विच ऑफ द करेक्ट सिंकर्स इन इंक्रीजिंग इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस की इंक्रीजिंग वैल्यू के लिए, इनपुट इम्पिडेंस की इंक्रीजिंग वैल्यू सबसे कम किसकी होती है, कॉमन बेस की, फिर सबसे ज्यादा कॉमन कलेक्टर की, तो इसका तो डायरेक्ट हो गया बी ई सी, ओके, तो कॉमन बेस की सबसे कम होती है, तो कॉमन बेस सबसे पहले, इसलिए 2 सबसे पहले ये, फिर 1 मतलब कॉमन एमिटर, फिर 3, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही ऊपर देख ही लिया है। उसके बाद आता है एमिटर बायस्ड इज यूज्ड, एमिटर बायस का यूजिंग कहाँ करते हैं, फॉर स्टेबलाइजिंग क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए एमिटर बायसिंग का यूज करते हैं, ओके। फिर आता है कि व्हेन अ बीजेटी यूज्ड एज अ स्विच, द मोड ऑफ ऑपरेशन स्विचेस बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन, ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि एक्टिव मोड में एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, रिवर्स एक्टिव में भी देखेंगे अल्टरनेटर की तरह काम करेगा, और स्विच के लिए कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में काम करना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेबलाइजेशन फैक्टर एस आई सी ओ ऑफ द फिक्स बायस सर्किट, एक तो हमने ऊपर देखा था एस, ओके, यहाँ पे एस आई सी ओ की बात कर रहा है, किसके इक्वल है, 1 प्लस बीटा के इक्वल है ये स्टेबलाइजेशन फैक्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेबलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस बीटा। फिर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की बात करता है, यूज फॉर करेंट एप्लीकेशन एंड इंपेडेंस मैचिंग, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर दो चीजों के लिए यूज होता है, आपका करंट एप्लीकेशन के लिए और आपका इंपेडेंस मैचिंग के लिए, ओके, दूसरा यही हो गया इंपेडेंस मैचिंग। यहाँ पे वही क्वेश्चन था, बीटा और अल्फा का रिलेशन है, तो ये तो पता ही है, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। उसके बाद यहाँ पे आता है विच बीजेटी बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट बायस स्टेबिलिटी, तो किसके जो बायस वाली बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सबसे ज्यादा बायस स्टेबिलिटी किसकी है, तो वोल्टेज डिवाइडर बायस की विद एमिटर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस विद एमिटर बायस हैज द हाईएस्ट बायस स्टेबिलिटी, ओके, 464 ये हो गया। फिर करंट गेन इन, तो में धारा लाभ, करंट गेन की अगर बात करें तो कॉमन कैरेक्टर एम्पलीफायर इज मोर देन, ठीक है, करंट गेन किसमें मोर है ये पूछ रहा है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में करंट गेन ज्यादा है मोर देन द कॉमन एमिटर, ठीक है, कॉमन कलेक्टर को हमने देखा ही ऊपर है कि उसका स्पेशली हम करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन के लिए ही यूज करते हैं और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं, ओके। नाउ 467 देखते हैं, आपका एक क्वेश्चन बच रहा है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है एच आई ई की, जो हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं इन ओम्स, और बीजीटी विद आईसी इतना है, बीटी इतना है, और एच एफ ई भी हमें दे दिया है, ओके, एच आई ई क्या है और एच एफ ई गिवन है। तो इनपुट इम्पिडेंस की अगर बात करें, एच एफ ई क्या, एच आई ए क्या है, इनपुट इम्पिडेंस एक तरीके से, और एच एफ ई क्या है, करंट का गेन है आपका, जीएम जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है वो किसके इक्वल हो गया, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस एक तरीके का क्या है, कंडक्टेंस है जी, तो कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है, आई अपॉन बी, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वी अपॉन आई, तो ये आई सी अपॉन बी टी हम कर देंगे, ये जो दोनों वैल्यूज गिवन है इनकी मदद से, तो जीएम 0.12 आ गया। अब एच आई ई का फॉर्मूला जीएम के टर्म्स में होता है कि बीटा अपॉन जीएम, ठीक है, और बीटा किसके इक्वल होता है, एच एफ ई, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एच आई इज एच एफ ई अपॉन जीएम, एच एफ ई तो हमें गिवन है, जीएम हमने निकाला है, तो ये आपको सॉल्व करके 1250 ओम आ गया एच आई, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, तो जीएम इज आई सी अपॉन बी टी और एच आई इज एच एफ ई अपॉन जीएम। उसके बाद आता है कि इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द करंट गेन बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये गिवन है, ओके, ये मतलब क्वेश्चन में दिया है कि इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, पूछ रहा है कि बीटा का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, तो बीटा का ये रिलेशन है कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, द एच पैरामीटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी इज वैलिड फॉर, ठीक है, एच पैरामीटर किसके लिए वैलिड है, स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन, वो भी लो फ्रीक्वेंसी, दोनों चीज लो, स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन और लो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट फॉर बीजेटी इज वैलिड फॉर स्मॉल सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है वोल्टेज गेन इन अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज, वोल्टेज गेन की बात कर रहा है, तो वोल्टेज गेन आपका क्या हो गया, एक तो आर एल लोड अपॉन आर आई ये हो गया, और यहाँ पे ये जो करंट का गेन है ये भी हो गया, ओके, तो ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज गेन की वैल्यू हो गई एच एफ ई। अब एच एफ ई का क्या मतलब हो गया, करंट करंट गेन में क्या हो गया, इधर आई एल और इधर आपका आई आई, और इसी के संग ये और ये, तो यही क्या हो जाएगा, ये आपका वी एल साइड में वोल्टेज, और मतलब वी एल मतलब वी ओ और वी आई, तो ये एक्चुअली में ये वोल्टेज गेन ही तो है, इधर आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आई आर आई को मल्टीप्लाई कर दिया, बस आपने आई वाली टर्म्स को एक साथ कर लिख दिया, एच एफ ई करंट गेन, एच एफ ई आर एल अपॉन यहाँ पे माइनस भी जरूरी है, तो माइनस एच एफ ई आर एल अपॉन आर आई, ओके, तो ये आपका ये ठीक हो जाएगा वोल्टेज गेन।
उसके बाद आता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज यूज्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, कॉमन कलेक्टर फॉर करंट एम्पलीफिकेशन और इम्पीडेंस मैचिंग। फिर ये क्वेश्चन है द करंट गेन ऑफ अ डार्लिंगटन पेयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। डार्लिंगटन पेयर जो है उसका करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो बीटा के स्क्वायर के इक्वल होगा, बस सिंपल इतना है। डार्लिंगटन पेयर में दो होते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर पेयर उसका तभी नाम है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन जो होगा वो बीटा के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका डार्लिंगटन पेयर हो गया, एक तो आपका ये हो गया इधर और एक आपका ये हो गया, ओके, ये सारे हो गए। फिर आता है 473 कि फॉर ट्रांजिस्टर ऑन चेंज इन बेस करंट फ्रॉम, ट्रांजिस्टर में बेस करंट चेंज हो रही है 40 मिली एम्पेयर से 50 मिली एम्पेयर, तो कलेक्टर करंट गोज 60 मिली एम्पेयर टू, ठीक है, एक करंट तो 40 से 50 जा रही है मिली एम्पेयर ही, एक 60 से ये 600 होगा, ओके, यहाँ गायब हो गया, से 1000 जा रही है। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। तो बीटा जो नॉर्मल वैल्यूज होती है बीटा की आई सी अपॉन आई बी, यहाँ पे हमें दोनों में चेंज लगा देना है कि चेंज इन आई सी चेंज इन आई बी। इसका चेंज 50 माने 40 10, इसका 400, तो 400 अपन 10 40 आ गया। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि बीटा विल बी आपका 40। उसके बाद नेक्स्ट आता है 474 में कि इन द एक्टिव रीजन बीजेटी ट्रांजिस्टर बिहेव्स एज, एक्टिव रीजन में बीजेटी कैसे बिहेव करता है, एज अ वोल्टेज सोर्स विद लो इनपुट रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है एक्टिव ना एम्पलीफायर रीजन में, जिसका एक इनपुट रेजिस्टेंस आपका लो है बीजेटी का, नॉर्मल बीजेटी की अगर बात करें, ओके, और एक वोल्टेज सोर्स की तरह, मतलब कुल मिला के गेन होता है। उसके बाद वो 477 की बात करते हैं, अ ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड एज अ नॉन सैचुरेटेड स्विच टू एलिमिनेट, एक नॉन सैचुरेटेड स्विच की तरह उसको यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को, क्या एलिमिनेट करने के लिए, टर्न ऑफ टाइम को एलिमिनेट करने के लिए, ओके, टर्न ऑफ टाइम। उसके बाद आता है बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज अ करंट गेन ऑफ, बीटा करंट गेन किस केस में है आपका, कॉमन एमिटर के केस में। ऐसे ही आपका अल्फा किस केस में करंट गेन, ये दोनों करंट गेन है बट ये कॉमन बेस के केस में है, ओके, और गामा आपका कॉमन कलेक्टर के केस में है। तो कॉमन एमिटर बेस और कलेक्टर, बाकी उनका अलग अलग रिलेशन है वो तो पता ही है, ओके, तो ये हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 475, ओके, द इफेक्टिव बेस विथ इन बीजेटी डिक्रीजेस व्हेन, तो इफेक्टिव बेस विथ जो है बीजेटी के अंदर बेस की विथ वो कम कब होगी, जब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को बढ़ा देंगे, एज इट इंक्रीजेस द रिवर्स बायस ऑफ द कलेक्टर जंक्शन। तो जो कलेक्टर जंक्शन है, ठीक है, ये बेस कलेक्टर एमिटर, तो ये वाला जो जंक्शन है इनके दोनों वाला, इसका रिवर्स बायस अगर बढ़ता है तो ये पतली होती जाएगी, ठीक है, रिवर्स बायस ऑफ द कलेक्टर जंक्शन को अगर हम करते हैं बढ़ाते हैं तो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE को बढ़ाते हैं, ओके, तो हमारा इफेक्टिव बेस विथ और कम हो जाएगी, इस साइड से कम हो जाएगी, दोनों को इंक्रीज करने पे कम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बढ़ाओ और रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन को बढ़ाओ तो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका एक ये क्वेश्चन है 476 कि फॉर अ गिवन अ NPN ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज 5 मिली एम्पेयर, बेस करंट इज 50 माइक्रो एम्पेयर, कलेक्टर बेस रिवर्स करंट इज 0.5 माइक्रो एम्पेयर, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, कलेक्टर करंट है, बेस करंट है और कलेक्टर बेस रिवर्स करंट है, ओके, देन द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू फिर हमसे पूछ रहा है, ये सारी वैल्यूज हमें दी है, तो ये कलेक्टर बेस रिवर्स करंट ICBO हो गई, ICBO, ठीक है, IC कलेक्टर करंट बेस हो गई, ये तीन चीज हो गई। तो IC की अगर बात करेंगे, एक तो आपका नॉर्मल क्या हो जाएगा आई बीटा इंटू आई बी, ये तो होता ही होता है उसके संग, क्योंकि ICBO भी दिया है तो प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICBO, हम ये पहले भी देख चुके हैं फॉर्मूला IC का, यही हमने लगाया है यहाँ पे, ये हमने लगाया है और सारी वैल्यूज हमें पता है, बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, हाँ बीटा की वैल्यू ही निकालनी है, तो IC हमें पता है, ठीक है, ये IC है, ये बीटा निकालना है, फिर ये IB है, फिर 1 प्लस बीटा, ये फिर बीटा केवल अननोन है तो सॉल्व होकर बीटा करीब करीब 99 या बोले तो ये 100 के करीब आ गया, तो 99 के सबसे ज़्यादा करीब ये 103 ही आपका हो गया, तो ये हो जाएगा। फिर देखते हैं 479 इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, ओके, इफ अल्फा इज 0.98, ICO इज 6 माइक्रो एम्पेयर, IR इज आई थिंक दिस विल बी IB, ओके, for 100 माइक्रो एम्पेयर फॉर अ ट्रांजिस्टर देन द वैल्यू ऑफ IC, तो IC की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया जो ऊपर लगा था, IC इज बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा IO, अब बीटा कहाँ से निकाल देंगे, अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा से, अल्फा गिवन है तो बीटा निकला 49, तो इसमें IC में लगा दिया, ये बीटा लगा दिया
इसमें आई बी को मल्टीप्लाई कर दिया 100, ये आई बी मैंने कहा था, हाँ आई बी है, ओके ये आई बी ही है, 100 माइक्रो एम्पेयर प्लस 1 प्लस बीटा और इनटू आई सी ओ, आई सी ओ बोलो या आई सी बी ओ बोलो, आई सी ओ इज आई सी बी ओ, दोनों इक्वल की कह सकते हैं, तो इसके इक्वल है, तो ये सॉल्व होके 5.2 मिली एम्पेयर हमें वैल्यू दे देगा, ओके 479 का। तो ये नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।